Hello everyone, welcome to our channel. This is video number 7 of उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश के 6 वीडियोस में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जाना। सामान्य परिचय में हमने उत्तर प्रदेश के अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक स्थिति एंड उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी सीमा, ये सब देखा। कितने राज्य लगते हैं? 8 राज्य लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है नेपाल के साथ। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के 18 जिले देखे और 18 मंडल और 75 जिले देखे। तो हमने 6 वीडियो में उत्तर प्रदेश का जो जनरल इंफॉर्मेशन थी, सामान्य परिचय, उसके बारे में जाना। आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 जो कि उत्तर प्रदेश का क्या है, भौतिक संरचना, फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक संरचना कैसी है। बात करें उत्तर प्रदेश की, देखिए इंडिया की बात करें, इंडिया किससे टूट कर बना था? जो गोंडवाना लैंड है उसी का पार्ट है। स्टार्टिंग में ये अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक लैंड मास था पेंजिया, और पेंजिया क्या है, 2 पार्ट में टूटा, एक तरफ अंगारा लैंड और एक तरफ गोंडवाना लैंड। तो भारत किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी फिर किसका पार्ट हुआ? गोंडवाना लैंड का। देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका बुंदेलखंड पठार वाला क्षेत्र, ये किसका है? जो गोंडवाना भूभाग है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूभाग है, उसका उत्तरी छोर है। देखिए इस तरह से समझाते हैं। मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, तो इसका ये क्या है, यहाँ पर ये इसका उत्तरी छोर है, क्योंकि ये तो दक्षिणी छोर हो जाएगा, ये उत्तरी छोर हो जाएगा। तो गोंडवाना लैंड में जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तरी छोर है। क्लियर? तो इसके बाद इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ, ये जो वाला बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसका निर्माण हुआ कैम्ब्रियन पीरियड में। हमने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है ज्योग्राफी में कि कौन सा पीरियड था और कैम्ब्रियन कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसीन कौन सा था, होलोसीन, ये सारे जितने भी पीरियड है हमने एक अलग वीडियो में करा रखे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ कैम्ब्रियन युग में। और कौन सी रॉक्स हैं? विंध्यन रॉक्स है। यहाँ पर आपको विंध्यन पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो विंध्यन रॉक से ये बना हुआ है। अब यहाँ पर एक जनरल सवाल पूछते हैं आपसे कि जो ये रॉक्स हैं, विंध्यन रॉक्स, क्या विंध्यन रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म पाए जाते हैं? अगर ये सोचने का विषय है कि कैम्ब्रियन युग है, तो कैम्ब्रियन युग में क्या है, जीव जंतु हुए नहीं थे, ठीक है? तो जीव जंतु नहीं हुए थे, तो जीवाश्म कैसे पाए जा सकते हैं? तो जो ये विंध्यन सेल हैं, विंध्यन रॉक्स हैं, विंध्यन रॉक्स में क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का अभाव रहता है, मीन्स एब्सेंस होती है फॉसिल फ्यूल्स की। किसमें? जो ये वाले विंध्यन रॉक्स हैं। तो यहाँ पर जो पत्थर है कौन सा पाया जाता है? उस रॉक्स का भी सब पार्ट, नीस पत्थर पाए जाते हैं। और नीस और गोंडवाना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। अभी विस्तार से बताएंगे कि कितने जिले इसमें आते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में नीस पत्थर पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम बुंदेलखंड नीस भी बोला जाता है। क्या? बुंदेलखंड नीस। उसके बाद ये मध्य मैदान है उत्तर प्रदेश का। इसमें गंगा, यमुना और उनकी जो भी सहायक नदियां हैं वो अपना अवसाद जमा करती हैं, और अवसाद जमा करने के कारण यहाँ पर मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। इसके बाद और इसका मध्य जो मैदान है, इसका निर्माण कब हुआ? अगर ये हम पूछें आपसे, तो इसका निर्माण हुआ है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? देखिए इधर क्या है, हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, और इधर क्या है, यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसके बीच में क्या है, एक तरह से घाटी टाइप है। अब नदियाँ फ्लो कर रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, तो वो क्या है, अवसाद जमा करेंगी। अवसाद जमा करेंगी तो इससे क्या है, मैदान का रूप ले लेगा। तो मैदानी, यहाँ पर मध्य मैदान का निर्माण हुआ। इसका निर्माण कब से हुआ? प्लीस्टोसीन युग से लेकर अब तक चल रहा है। प्लीस्टोसीन युग से लेकर अब तक कैसे
नदियाँ क्या है अपना अवसाद जमा करती हैं, सेडिमेंट जमा करती हैं, उसकी वजह से मध्य मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा आपको, भाबर और तराई वाला क्षेत्र मिलेगा। भाबर और तराई वाला क्षेत्र, जो नदियां हैं आती हैं ऊपर से, तो ये भी हम बताएंगे भाबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, डेल्टा कैसे बनता है, ये चीज़ें हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो अलग नाम थे, तब इसको क्या है, ऊपर वाले पार्ट को क्या है पहाड़ी क्षेत्र बोला जाता था, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, फिर बीच में मध्य मैदान, और फिर इधर क्या है यहाँ पर दक्षिण का पर्वतीय या पठारी भाग बोला जाता था। लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया, पहाड़ जो पर्वत है हिमालय के वो किस में चले गए, उत्तराखंड में। उसके बाद इसका नया डिवीजन हुआ। नया डिवीजन हुआ तो 3 पार्ट में उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, ये वाला भाबर और तराई क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन। देन इसके बाद मध्य मैदानी क्षेत्र, ये क्या है, मध्य मैदानी क्षेत्र है। एंड इसके बाद ये जो रेड कलर में है दक्षिण का पर्वतीय पठारी भाग है। तो उत्तर प्रदेश को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, इसको गंगा यमुना दोआब भी बोलते हैं, नोट डाउन कर सकते हो, गंगा यमुना दोआब। और ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण का पर्वतीय या पठारी भाग। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ये भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो ये क्या है, हमारा हिमालय है। हिमालय में भी अलग अलग रेंज है, वृहत हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज है। तो जब शिवालिक रेंज यहाँ पर नदियाँ निकल के आती हैं, नदियाँ क्या है मैदानी क्षेत्र की तरफ को आने लगती हैं, तो अपने साथ क्या है बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, बिग बोल्डर्स, रॉक्स, पत्थर लाती हैं। तो जब ऊपर से आएंगे तो वो तलहटी में क्या है जमा हो जाते हैं। जो पर्वत है, पर्वत की क्या तलहटी में जब नदी आएगी, गिरेगी ऊपर से, तो पत्थर भी लाएगी अपने साथ, पत्थर क्या है तलहटी में जमा हो जाते हैं। और तलहटी में ऐसा लगता है पत्थर जमा हो जाते हैं तो नदी वहाँ गुमसी हो जाती है, मीन्स पानी वहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। तो उस क्षेत्र को बोला जाता है भाबर क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, भाबर क्षेत्र। फिर उन पत्थर में से नदी क्या है, पानी जो है चारों तरफ को छित्र बित्र होता है, फिर से वो अपनी धारा बना लेता है। ठीक है, तो जब भाबर से निकलकर पत्थरों से पानी निकलता है तो उसको क्या है तराई क्षेत्र बोलते हैं। नदी जब फिर से मैदान में आ जाती है तो उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। जब पत्थर के बीचों में रहती है, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स के बीच में, तो भाबर बोला जाता है, और जब मैदान में आती है तो तराई क्षेत्र बोला जाता है। फिर वहाँ से स्ट्रीम मतलब जो नदी है अपनी धारा बनाती है, वहाँ से नदी प्रवाहित होती है। अब नदी के आसपास वाली जो ज़मीन है जहाँ पर नदी पानी लाती है और बाढ़ आती है, बाढ़ से क्या है फिर मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है तो अच्छी कृषि वगैरह होती है। तो जहाँ पर मिट्टी क्या है नई नई मिट्टी बनती है, नदी का बाढ़ का पानी आता है और वो फिर सेडिमेंट जमा करता है। नई मिट्टी को बोलते हैं क्या, खादर। जो क्या है बाढ़ से नई नई मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं खादर। और जो दूर की जमीन होती है जहाँ पर बाढ़ के द्वारा जहाँ बाढ़ नहीं आ पाती और क्या है नई मिट्टी नहीं बन पाती, पुरानी मिट्टी रहती है, उसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, बांगर क्षेत्र। भाबर जो पत्थर में नदी गुम हो जाती है तो बड़े बड़े बिग बोल्डर्स होते हैं, वहाँ भाबर क्षेत्र होता है। उसके बाद फिर नदी जब मैदानी क्षेत्र की तरफ निकलती है तो तराई क्षेत्र। इसके बाद फिर खादर जहाँ पर बाढ़ आती है और नई नई उपजाऊ मिट्टी बनती है। बांगर जहाँ पर नई मिट्टी नहीं बनती और बाढ़ से दूर का क्षेत्र होता है उसको बांगर। फिर नदी क्या है बहती हुई जाती है और लास्ट में जब सागर से मिलने को होती है तो वहाँ पर भी फिर वो अवसाद जमा करने लग जाती है, क्योंकि इतनी दूरी तय करने के बाद नदी में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको जमा कर देती है। कहाँ, सागर से मिलने से पहले या किसी भी वाटर बॉडीज में मिलने से पहले, और वो वहाँ पर क्या बना देती है, डेल्टा
बना देती है, ठीक है, तो डेल्टा बना देती है। तो भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। तो उत्तर प्रदेश को हमने 3 पार्ट में बांटा था, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, उसके बाद मध्य मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पर्वतीय या पठारी क्षेत्र। तो एक एक करके इनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र की बात की जाए तो भाबर क्या है, जो ऊपर की परत है, ये ऊपर की जो हमने ब्लू से मार्क कर रखी है, ये क्या है, भाबर क्षेत्र। इसके जस्ट नीचे क्या है, तराई। इनको हम एक ही में काउंट करते हैं, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। तो भाबर की बात की जाए तो भाबर इधर क्या है, इधर तो चौड़ाई, जो सहारनपुर वाला एरिया है। पहले आपको बता दें कि भाबर और तराई क्षेत्र जो है, इसकी जो राज्य, किस राज्य से किस राज्य तक इसकी लेंथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो सहारनपुर से लेकर ये कुशीनगर तक है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, सहारनपुर से कहाँ तक, कुशीनगर तक। भाबर और तराई की लेंथ कहाँ से है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। भाबर की जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है। और अगर सहारनपुर में बात की जाए तो इसकी चौड़ाई क्या है, सहारनपुर वाले क्षेत्र में भाबर की चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई कैसी है, भाबर वाली की चौड़ाई ज़्यादा है, और पूरब की तरफ जाते जाते ये भाबर की कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तराई की, तो तराई ईस्ट की तरफ तो मोटा होता है और वेस्ट की तरफ क्या है, पतला होता चला जाता है। दोनों में अंतर समझना। अगर पर्टिकुलर यहाँ पर पूछा जाए कि भाबर क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पतला होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है, लेकिन जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की तरफ संकीर्ण होता है। तो दोनों में ध्यान रखना है। भाबर और तराई में कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। और जो तराई क्षेत्र है, हमने ये बताया था तराई क्षेत्र है। अब तराई क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो वो वाली फसलें होंगी जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत किस फसल को होती है, धान को ज़्यादा होती है, गन्ने को ज़्यादा होती है। तो इस तराई वाले क्षेत्र में धान और गन्ने की फसल ज़्यादा देखने को मिलती है। और तराई वाले क्षेत्र में क्या है, बारिश ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर ही होता है। ऊपर होने के कारण यहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और अनेक डिजीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं तराई वाले क्षेत्र में। और मोटे मोटे मच्छर आपको तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियाँ भी अनेकों पाई जाती हैं। अब वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर कैसी घासें पाई जाती हैं, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। तराई वाले क्षेत्र में कैसी घासें पाई जाएंगी, लंबी लंबी घासें पाई जाएंगी। बात करें यहाँ पर हमने चौड़ाई की बात की थी, भाबर की चौड़ाई सहारनपुर में 34 किलोमीटर है और उसके बाद ये पतली होती चली जाती है। सेम ऐसे ही तराई में बात करें तो ईस्ट की तरफ जो कुशीनगर है उधर इसकी हाइट, उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर। तराई की कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर चौड़ाई है। उसके बाद फिर ये पतली होती चली जाती है तराई वाला। और भाबर वाला इधर सहारनपुर में 34 किलोमीटर है और फिर इधर कुशीनगर तक पतला होता चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। क्लियर। तो ये था उत्तर प्रदेश का या उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। बढ़े आगे। अब इसके बाद आता है हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना दोआब भी इसको बोला जाता है। अब इसको गंगा यमुना दोआब भी बोला जाएगा। अगर इसके वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है, यमुना नदी, नोट डाउन कर सकते हो। पश्चिम की तरफ यमुना नदी इसकी बाउंड्री बनाती है और पूर्व की तरफ कौन सी बनाती है अगर देखा जाए तो गंडक नदी। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। पश्चिम की तरफ यमुना नदी, पूर्व की तरफ गंडक नदी। और इसका अगर ढाल पूछा जाए आपसे तो ढाल कैसा होता है इसका, इधर नॉर्थ वेस्ट से लेकर इसका ढाल है साउथ ईस्ट तक। इसका ढलान कैसा है, यहाँ पर
उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इसका ढाल है, क्योंकि नदी जो गंगा यमुना नदी इधर की तरफ ही फ्लो होती हैं, तो ढाल में आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कैसा है इसका ढाल? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ इस तरह से इसका ढाल है, मतलब ऐसे बहती है नदियां, ठीक है। अब इसको भी देखिए सेडिमेंट, अब नदियां हैं तो अवसाद जमा करेंगी, सीधी सी बात है, हमने बताया नदियां क्या है, अवसाद जमा करेंगी, और अवसाद जमा करती हैं तो इसको भी फिर अवसाद के रूप में इसको दो भाग में, अवसाद के तौर पर इसको दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। अवसाद के बेसिस पर इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो बांगर और एक दूसरा कछार या खादर। पहला बांगर और दूसरा क्या है? खादर, या इसको कछार भी बोला जाता है। अब हमने बताया था कि बांगर कौन सा है? दूर दराज वाला एरिया है नदी से, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं आ पाता, पुरानी मिट्टी होती है और यहाँ पर मिट्टी क्या है, ज़्यादा खेती करने से अनुपजाऊ होती जा रही है। लेकिन खादर वाला जो क्षेत्र है, खादर में नई नई मिट्टी आती है, बाढ़ का पानी आता है तो अवसाद जमा करता है और नई मिट्टी बनती है, तो नई मिट्टी बनने से फिर यहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है, ज़मीन उपजाऊ होती है तो खेती भी अच्छी होती है। लेकिन इसमें भी एक क्या है, डिसएडवांटेज देखने को मिलता है ये खादर वाले क्षेत्र में। अगर आप देखोगे आगरा या इधर वाला क्षेत्र, चंबल वाला क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा इरोजन करेगी नदी ज़्यादा इरोजन करती है तो फिर क्या है, ज़्यादा इरोजन करेगी तो वहाँ पर बीहड़ भी बन जाते हैं। तो चंबल वाले बीहड़ आपने देखे होंगे, ठीक है, तो बीहड़ बना देती हैं कहाँ पर, ये चंबल वाला एरिया। आप अगर आगरा वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बीहड़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो धौलपुर जो राजस्थान का धौलपुर है, उत्तर प्रदेश का आगरा का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर ये बीहड़ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, तो दक्षिण का पर्वतीय या पठारी भाग की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, इसके बाद मध्य मैदानी क्षेत्र देखा, अब चलते हैं दक्षिण का पर्वतीय या पठारी भाग की तरफ। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 300 से 500 मीटर, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और तो हाइट भी देखने को मिलेगी। तो हाइट कितनी है एवरेज, 300 से 500 मीटर, लेकिन कुछ कुछ पहाड़ी की 700 तक भी देखने को मिल जाती है, तो इसलिए हमने एवरेज हाइट बताई है। एवरेज हाइट है 300 से 500 मीटर तक। और ये किसका भाग है, ये जो आपका प्रायद्वीपीय, हमने शुरू में बताया था प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर बनाया था, प्रायद्वीपीय पठार, और इसका क्या है, उत्तरी छोर है, ये एक तरह से उत्तरी छोर है। तो प्रायद्वीपीय पठार में भी अलग अलग पठार बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, तो ये दक्कन के पठार का क्या है, उत्तरी भाग है, ये दक्कन के पठार का क्या है, उत्तरी भाग है, बुंदेलखंड वाला एरिया, इसको क्या है, बुंदेलखंड पठार भी बोला जाता है। नोट डाउन कर सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड पठार भी बोला जाता है। अब हम इसका ढाल पूछें, इसका ढाल तो हमने मध्य मैदान का बताया कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ, इसका ढाल दक्षिण से पूर्व उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल होता है इसका, ठीक है। इसका ढाल भी याद रखना, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रायद्वीपीय पठार का आपको भाग, ये ढलान देखने को मिलेगा बुंदेलखंड पठार का। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। तो जिलों की बात की जाए, इसमें ललितपुर आएगा, झांसी आएगा, यहाँ पर जालौन आएगा, हमीरपुर आएगा, महोबा आएगा, बांदा, चित्रकूट, और कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली के कुछ भाग हैं यहाँ पर, ठीक है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और चंदौली का भाग भी इसमें देखने को मिलेगा। तो याद रखना ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा, चित्रकूट, और कुछ भाग किसके, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र और चंदौली का कुछ पार्ट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको बुंदेलखंड प्लेटियो हमने पढ़ाया,
कुछ भाग बुंदेलखंड प्लेट्यू का किस में आता है, बघेलखंड पठार में आता है। बघेलखंड के पठार में कौन कौन सा एरिया आता है बघेलखंड के पठार में, जो सोनभद्र का सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर ये सोनभद्र है, सोनभद्र, इसकी क्या है रामपुर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। सोनपुर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी किस में आती है, बघेलखंड। और सोन नदी का कुछ क्षेत्र है, जो सोन नदी है, जब हम नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे सोन नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है। तो सोन नदी का कुछ क्षेत्र और सोनपुर और रामगढ़ पहाड़ी सोनभद्र की, ये किस में आते हैं, बघेलखंड पठार में। और बघेलखंड पठार भी किसका भाग है, बुंदेलखंड पठार का। अब आपसे पूछे कि इस एरिया में कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी। अब पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, फिर अगर आप पठारी क्षेत्र में यहाँ पर देखोगे बुंदेलखंड में और बघेलखंड इस वाले पट्टी पर आपको लाल मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैसे, लाल मिट्टी, रेड सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, पेड़, और वर्षा भी कम होती है। वर्षा कम होगी तो पेड़ कैसे होते हैं, छोटी हाइट के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। लाल मिट्टी देखने को मिलती है। अरहर वगैरह की फसल, जब हम फसलें पढ़ाएंगे तो बताएंगे इस वाले एरिया में कौन सी फसल, इसमें कौन सी, और तराई वाले में कौन सी फसल देखने को मिलती है। तो ये था उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना, फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर करा देते हैं कि उत्तर प्रदेश किससे बना है। ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, जो पेंजिया था टूट के 2 पार्ट में बना, अंगारा लैंड, गोंडवाना। तो उत्तर प्रदेश किसका, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और इसकी जो रॉक्स हैं कौन से टाइम पीरियड की, कैम्ब्रियन पीरियड की, कैम्ब्रियन की हैं, तो इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म। इसके बाद और इनको यहाँ पर नीस पत्थर पाया जाता है, तो बुंदेलखंड नीस भी बोला जाता है। इसके बाद मध्य मैदान है। मध्य मैदान कैसे बना, क्योंकि जो नदियाँ अपना सेडिमेंट लाएं यहाँ जमा किया, उसके कारण मध्य मैदान बना। तराई और भाबर वाला क्षेत्र हमने बताया कैसे बनता है। भाबर ये बिग बोल्डर्स हैं, उसके बाद नदी आती है मैदानी क्षेत्र में, तराई बोलते हैं। नदी के आसपास जब नदी बाढ़ का पानी आता है, सेडिमेंट जमा करता है, तो खादर वाला एरिया बोलते हैं। दूर दराज वाले एरिया को, जहाँ पर मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, बाढ़ का पानी नहीं जा पाता, उसको बांगर क्षेत्र बोलते हैं। और जो उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है, उबड़ खाबड़ मिट्टी है थोड़ी भाबर में, और इधर चौड़ाई भाबर की ज़्यादा है, इधर पतली कम होती चली जाती है। लेकिन तराई में पूर्व की तरफ ज़्यादा होती है चौड़ाई, इधर कम होती चली जाती है। तराई वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, धान और गन्ने की खेती देखने को मिलती है। पीने का पानी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर लंबी लंबी घासें देखने को मिलती हैं। कौन से जिले से कौन से जिले तक, सहारनपुर जिले से कुशीनगर तक इसकी क्या है, लंबाई है। मध्य मैदानी क्षेत्र, एक तरफ यमुना रिवर है, एक तरफ गंडक रिवर है। ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक है। 2 भाग में बांटा, बांगर और खादर में। बांगर जो पुरानी मिट्टी है, खादर जो नई मिट्टी है। खादर में आपको ज़्यादा इरोजन देखने को मिल जाएगा नदी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं बीहड़ वाला क्षेत्र। इसके बाद दक्षिण का पर्वतीय या पठारी भाग, जिसकी एवरेज हाइट कितनी, 300 से 500 मीटर बताई। दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ये उत्तरी भाग है, क्योंकि ये कहाँ पर है, उत्तरी भाग है। और इसके बाद इसको बुंदेलखंड पठार भी बोला जाता है। इसका ढलान दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। कौन कौन से जिले आते हैं, ललितपुर, झांसी, और आपका जालौन, आपका हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और कुछ भाग आते हैं आपके प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली के कुछ भाग इसमें देखने को मिल जाते हैं। बुंदेलखंड पठार का ही भाग है बघेलखंड का पठार। सोनभद्र में जो सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, और सोन नदी का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, बघेलखंड पठार में आता है। और मिट्टी कैसी है, बुंदेलखंड पठार की मिट्टी आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी इस वाले क्षेत्र में, जो कि कम उपजाऊ होती है। और यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो इसलिए पेड़ पौधे भी ज़्यादा हाइट वाले देखने को नहीं मिलते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।